नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए 125 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी को देखने वाले हैं, यानी कि संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित यह पूर्ण प्रश्नोत्तरी है। तो 125 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए, यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोशिश करिएगा कि 100 से ज़्यादा ही प्रश्न सही हों, ठीक है। पहला प्रश्न का उत्तर बताइएगा, बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा। मैं थोड़ा टाइम दूंगी आप लोगों को, तो फटाफट कमेंट में उत्तर देते जाइए और नोट करते जाइएगा जो गलत होगा उसको। तो इस तरह से आपको काउंट करने में आसानी होगी कि कितने प्रश्न सही हुए। बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद होगा बालिका जा रही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है, सर्वस्व रूप क्या है, चतुर्थी का, पंचमी का, षष्ठी का या सप्तमी का। सर्वस्व शब्द का रूप क्या है। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर बताइए। सही उत्तर है षष्ठी का। यह नपुंसक लिंग का और एक वचन का शब्द है, षष्ठी विभक्ति का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 है, इनमें से भास की कृति कौन सी है। सबसे पहले मैंने व्याकरण और संस्कृत के प्रश्नों को रखा है। इनमें से भास की कृति कौन सी है। ऑप्शन में है बाल भारत, बाल चरित, नैषध चरित, नागानंद। सही उत्तर हो जाएगा इसका बालचरित। बालचरित जो है यह भास की कृति है, लेकिन बाल भारत की बात करें तो यह राजशेखर की कृति है, ठीक है। बाल भारत राजशेखर की कृति है और बालचरित भास की कृति है। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई थी। और बात करें भास के अन्य रचनाओं की, तो इसमें आते हैं दूत वाक्य में एक आता है, इनकी रचना पूछी जाती है, कर्णभार पूछी जाती है, प्रतिभा नाटक पूछी जाती है, अभिषेक नाटक, और एक पूछी जाती है रचना प्रतिज्ञा या गंधरायण। स्वप्नवासव दत्त भी पूछी जाती है और उरुभंगम पूछी जाती है, ठीक है। और ये बाल भारत जो है यह राजशेखर की रचना है। नैषध चरित जो है श्रीहर्ष की रचना है। और नागानंद की बात करें तो यह हर्षवर्धन की रचना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति क्या होगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ऑप्शन को पढ़कर उत्तर दीजिए। सही उत्तर इसका क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है, अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या होगा इसमें से। सही उत्तर है जिसका जन्म निम्न यानी कि अछूत वर्ग में हुआ हो उसको बोलते हैं अंत्यज, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 है, उसने खा लिया होगा किस प्रकार का वाक्य है। विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक या संदेहवाचक। सही उत्तर हो जाएगा इसका संदेहवाचक। प्रश्नवाचक नहीं है क्योंकि प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं लगा है, ना ही विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा है, इसलिए संदेहवाचक होगा। प्रश्न संख्या 7 है, गौरव का विलोम क्या होगा। सौष्ठव, अपमान, पल्लव या लाघव। गौरव का विलोम क्या होगा। कमेंट में अपने उत्तर देते रहिए। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, लाघव। प्रश्न संख्या 8 है, शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। हिरण, तोता, भौरा, वानर। शाखा मृग किसे कहते हैं, किसका पर्यायवाची है। सही उत्तर है इसका वानर। वानर का पर्यायवाची है बंदर का। शाखा मृग के अलावा इसको कपि बोलते हैं, कपीस पर्यायवाची है, हरि पर्यायवाची है। एक शब्द है हरि, इसका पर्यायवाची है। भगवान को भी कहते हैं, बंदर का भी पर्यायवाची है। उसके अलावा एक मरकट बंदर का पर्यायवाची होता है, और एक होता है कीस। कीस भी होता है इस तरह से बड़ी की मात्रा के साथ बड़ा सा कीस, ये भी बंदर का पर्यायवाची होता है। प्रश्न संख्या 9 है, प्रत्युत्पन्न शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्र, प्रत्यु, प्रति या प्रत्युत। सही उत्तर है इसमें प्रति। प्रति उपसर्ग लगा हुआ है।
साथ ही अगर बात करें इसमें संधि की तो इसमें यड़ संधि हो जाएगी, ठीक है। प्रति प्लस उत्पन्न प्रत्युत्पन्न हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखकर सही उत्तर चुनिए। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा अति, धन, अधिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुरू में हम व्याकरण के प्रश्नों को हल कर रहे हैं और आगे बढ़कर हम साहित्य के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 11 है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है इसमें से? ताला, माला, बेल, शैया। कौन सा शब्द पुल्लिंग है इसमें से? सही उत्तर है इसका ताला। ताला पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य कौन सा है? हम कान से सुनते हैं, मोहन से उठा नहीं जाता, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, रावण राम के बाण से मारा गया। इसमें अपादान परसर्ग यानी अपादान कारक वाला वाक्य कौन सा है आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग आपको बताना है कि किसके लिए किया जाता है। क्रिया के लिए, विशेषण के लिए, संज्ञा के लिए या सर्वनाम के लिए। सही उत्तर है इसका सर्वनाम के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 बताइए, कुछ, किसी, कोई, कहीं आदि शब्द किस प्रकार के सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होते हैं? संशयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक। सही उत्तर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। प्रश्न संख्या 15 है, संज्ञा पदबंध बतलाने वाला वाक्य कौन सा है? इनमें से कौन सा वाक्य संज्ञा पदबंध को बता रहा है? चाँद से भी प्यारा मुखड़ा, घर से होकर जाऊंगा, देव का मारा वह, रात को पहरा देने वाला। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, रात को पहरा देने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 है, बूंद आघात सह गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे में कौन सा अलंकार है? उपमा, उदाहरण, उत्प्रेक्षा या रूपक। कौन सा अलंकार होगा इसमें? सही उत्तर हो जाएगा इसका उदाहरण अलंकार। प्रश्न संख्या 17 बताइए, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, रति, क्रोध या निर्वेद। करुण रस का स्थायी भाव आपको बताना है। सही उत्तर है इसका शोक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 है, रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत इनमें से कौन सा है? अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद या अभिव्यक्तिवाद। आपको बताना है इसमें से भट्ट लोलट का मत इनमें से कौन सा है। सही उत्तर है भट्ट लोलट का मत जो है वह उत्पत्तिवाद है। अनुमितिवाद जो है शंकुक का है। वहीं बात करें भुक्तिवाद की तो भुक्तिवाद भट्ट नायक का है और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का है, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 बताइए, मणिकर्णिका के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, तुलसीराम, डॉक्टर धर्मवीर या सूरजपाल चौहान। मणिकर्णिका के लेखक कौन है? सही उत्तर है इसका तुलसीराम। तुलसीराम की आत्मकथा है मणिकर्णिका और मुर्दहिया। इन्होंने मुर्दहिया और मणिकर्णिका नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। मुर्दहिया को इन्होंने 2010 में लिखा था। वहीं मणिकर्णिका की बात करें तो यह 2014 में प्रकाशित हुई थी। इनकी आत्मकथाएं हैं। ये पहला भाग है मुर्दहिया और दूसरा भाग है मणिकर्णिका, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण इस रचना के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर सत्येंद्र या नंद दुलारे वाजपेयी। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 21 बताइए,
साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? साहित्यालोचन किसका समीक्षात्मक ग्रंथ है? सही उत्तर है इसका श्याम सुंदर दास का। रामचंद्र शुक्ल के समीक्षात्मक ग्रंथ की बात करें तो इन्होंने लिखा था रस मीमांसा, और महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है संपत्ति शास्त्र। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर दीजिए। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन है? डॉक्टर दशरथ ओझा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र अवस्थी या इनमें से कोई नहीं? हिंदी नाटक उद्भव और विकास किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका डॉक्टर दशरथ ओझा। अगला प्रश्न बताइए, अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है? वैचारिक निबंध है, प्रकृतिपरक निबंध है, भावात्मक है या ललित निबंध है? प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर हो जाएगा ललित निबंध। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित एक ललित निबंध है। प्रश्न संख्या 24 है, यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक कौन है? ध्यान दीजिएगा, निबंध पूछा जा रहा है यहाँ पर। नामवर सिंह, अज्ञेय, डॉक्टर नगेंद्र या निर्मला जैन। यौवन के द्वार पर किसका निबंध है? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। यह डॉक्टर नगेंद्र का निबंध है। इनके अन्य निबंध जो पूछे जाते हैं उनमें है एक आस्था के चरण और चेतना के बिंब पूछा जाता है, और छायावाद की परिभाषा नामक निबंध भी डॉक्टर नगेंद्र का पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 25 है, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? अर्धनारीश्वर की विधा पूछी जाती है कि किस विधा की रचना है, तो यह निबंध संग्रह है, आपको बताना है किसका है। सही उत्तर है इसका रामधारी सिंह दिनकर। यह रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है। इनके अलावा मिट्टी की ओर और रेती के फूल, वट पीपल और आधुनिकता बोध इनके निबंध जो हैं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 26 है, हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? बाण और दंडी संस्कृत के आचार्य हैं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी गोविंद नारायण मिश्र। शुक्ल जी का एक कथन है इनके बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मुझे याद आ रहा है। इनके ग्रंथ को सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला समझिए, ये शुक्ल जी ने इनके बारे में कहा था, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से बोल दे रही हूँ मैं, इनके ग्रंथ को सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला समझिए, गोविंद नारायण मिश्र के बारे में शुक्ल जी ने कहा था। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 का उत्तर दीजिए। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? अज्ञेय की, जयशंकर प्रसाद की, मुक्तिबोध की या दिनकर की? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। प्रश्न संख्या 28 बताइए, वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है या कथन किस निबंधकार का है? सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई या हजारी प्रसाद द्विवेदी? अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिनमें हिंदी विषय पूछा जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि मैम आप लाइव क्यों नहीं कराती हैं? मेरे हिसाब से लाइव क्लास में आप लोगों का समय भी खराब होता है और मुझे थोड़ा सा टाइम कम रहता है, इसलिए मैं लाइव नहीं करा पाती हूँ। मुझे जब समय मिलता है तो मैं क्लास को रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ आपके पढ़ने से मतलब है, चाहे वो लाइव क्लास हो या रिकॉर्ड क्लास हो। सही उत्तर हो जाएगा इसका हरिशंकर परसाई। ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई की रचना है।
प्रश्न संख्या 30 बताइए, नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? उपन्यास है, कहानी है, एकांकी है या आत्मकथा है? साथ में बताइए, अभी बताइएगा कि किसका है। सही उत्तर है कहानी, और यह कहानी है जैनेन्द्र की। जैनेन्द्र ने अपनी जो प्रथम कहानी, जैनेन्द्र की प्रथम कहानी जो मानी जाती है वो खेल को मानी जाती है, जो कि विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। लेकिन जैनेन्द्र ने स्वयं अपनी प्रथम कहानी जो है फोटोग्राफी को माना है। तो ये दो तरह के प्रश्न हो जाते हैं। अगर सीधा सीधा प्रश्न पूछे कि जैनेन्द्र की प्रथम कहानी कौन सी है, तो वो खेल हो जाएगी। लेकिन अगर पूछे कि जैनेन्द्र ने अपनी प्रथम कहानी किसे माना है, तो वो फोटोग्राफी होगी। दोनों को ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? मुंशी दयानारायण निगम, मुंशी अजायब लाल, मुंशी देव नारायण या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है इसका मुंशी दयानारायण निगम। ठीक है, ये जमाना पत्रिका के संपादक थे। अगर मैं शायद जमाना पत्रिका के संपादक थे, और उन्होंने ही प्रेमचंद नाम सुझाया था। मुंशी प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम सुझाया था। प्रश्न संख्या 32 है, भोलाराम का जीव व्यंग के लेखक कौन है? हरशंकर परसाई, ज्ञान वाजपेयी, राम गोपाल या श्रीलाल शुक्ल? भोलाराम का जीव व्यंग लेखक किसका है? व्यंग किसका है? सही उत्तर है इसका हरिशंकर परसाई। ठीक है, प्रश्न संख्या, अच्छा इसमें भोलाराम का जीव में है क्या, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 33 है, कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, अखिलेश, ज्ञान रंजन या सृंजय? कामरेड का कोट किसकी कहानी है? सही उत्तर हो जाएगा सृंजय की कहानी है। कब प्रकाशित हुई थी? 1993 यानी 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 34 है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सफेद कौवा कहानी के लेखक या लेखिका कौन है? मंजुल भगत, रमेश बत्रा, मृदुला गर्ग, सुरेंद्र तिवारी? सफेद कौवा कहानी के लेखक या लेखिका दोनों में से कौन है? सही उत्तर है इसका मंजुल भगत। यह मंजुल भगत की कहानी है। प्रश्न संख्या 35 का उत्तर दीजिए, आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन थे? भगवान दास, बंग महिला, किशोरी लाल गोस्वामी, गिरजादत्त वाजपेयी? प्लेग की चुड़ैल किसकी कहानी थी? सही उत्तर है इसका भगवान दास। अच्छा, एक बात इनके बारे में एक और याद रखिएगा कि इन्हें भारत रत्न भी मिला था 1955 में। 1955 में 3 लोगों को भारत रत्न मिला था। एक तो जवाहरलाल नेहरू को भी मिला था, और एक भगवान दास को मिला था। एक मुझे नहीं याद आ रहा है नाम, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इतना याद रखिएगा कि भगवान दास को भारत रत्न भी मिल चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, नन्हकू सिंह किस कहानी का पात्र है? दो बांके, शरणागत, खेल और गुंडा? नन्हकू सिंह किस कहानी का पात्र है? सही उत्तर है गुंडा। गुंडा कहानी का पात्र है, जयशंकर प्रसाद की यह कहानी है। प्रश्न संख्या 37 है, आरंभिक हिंदी कहानी दुलाई वाली का रचनाकार कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, भगवान दास, गिरिजादत्त वाजपेयी या बंग महिला? दुलाई वाली किसकी कहानी है? सही उत्तर है इसका बंग महिला। हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार भी मानी जाती है बंग महिला। प्रश्न संख्या 38 है, अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? आकाशदीप, गुंडा, पुरस्कार या सालवती? अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। सही उत्तर है यह आकाशदीप कहानी का कथन है, जो कि चंपा कहती है। कमेंट में बताइए किससे कहती है यह। प्रश्न संख्या 39 देखिए, घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? एल्बम, सरड़दाता, परीक्षा या कफन? घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं?
सही उत्तर हो जाएगा कफन। कफन कहानी के पात्र हैं जो कि प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 40 है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। यह फ्लैशबैक शैली में लिखी गई प्रथम कहानी मानी जाती है। प्रश्न संख्या 41 है, रुकोगी नहीं राधिका के उपन्यासकार कौन है? दीप्ति खंडेलवाल, राजी सेठ, मंजुल भगत या उसम प्रियमवदा? सही उत्तर हो जाएगा इसका उषा प्रियमवदा। रुकोगी नहीं राधिका उपन्यास जो है उषा प्रियमवदा का है। 41 के बाद प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। नागफनी का देश किस काल की रचना है? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल या आदिकाल? ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा आधुनिक काल। प्रश्न संख्या 43 देखिए, चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, रमणिका गुप्ता, प्रभा खेतान? चाक उपन्यास किसका है? यह है मैत्रेयी पुष्पा का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 बताइए, गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? प्रेमचंद जी का, विनोद कुमार शुक्ल का, रामदेव शुक्ल का या रमेश चंद्र शाह का? गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? सही उत्तर है इसका रमेश चंद्र शाह। यह रमेश चंद्र शाह का उपन्यास है। कब प्रकाशित हुआ था? 1978 में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 45 है, नेताजी कहिन के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई, मनोहर श्याम जोशी, श्रीलाल शुक्ल या भैरव प्रसाद? नेताजी कहिन के रचना है? सही उत्तर है इसका मनोहर श्याम जोशी। यह मनोहर श्याम जोशी की रचना है। प्रश्न संख्या 46 है, एक पति के नोट उपन्यास के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर, महेंद्र भल्ला, गोविंद मिश्र या राजी सेठ? एक पति के नोट उपन्यास किसका है? सही उत्तर है इसका महेंद्र भल्ला। अगला प्रश्न है, यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा इसका नरेश मेहता। नरेश मेहता इस उपन्यास के लेखक हैं। कब प्रकाशित हुआ था यह प्रकाशित हुआ था 1962 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोदान उपन्यास किस प्रकार का उपन्यास है? यथार्थवादी, आदर्शवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी या यथार्थोन्मुख आदर्शवादी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 49 यानी 49 है, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन से नहीं है? टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, समर शेष है या कटरा बी आरजू? कौन इसमें से राही मासूम रजा का उपन्यास नहीं है? कमेंट में उत्तर देते रहिए, मैं आप लोगों के कमेंट देखती रहती हूँ। सही उत्तर है इसका समर शेष है। यह अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है। प्रश्न संख्या 50 है, प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? पढ़कर उत्तर दीजिए। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट के 100 से ज़्यादा प्रश्न सही कर रहे हैं यानी कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 31 जुलाई सन 1880 को बनारस से 4 मील दूर लमही नामक गांव में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 51 है, गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद जी के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? होरी, प्रोफेसर मेहता, मिस्टर खन्ना या ओमकार नाथ? प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है कौन? सही उत्तर है इसका प्रोफेसर मेहता। प्रश्न संख्या 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है?
सही उत्तर है इसका बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा गया उपन्यास है। प्रश्न संख्या 53 है, तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है? सांस्कृतिक विघटन, गरीबी, सामाजिक विषमता, सांप्रदायिक वैमनस्य। सही उत्तर है इसका सांप्रदायिक वैमनस्य। इसे भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित भी उपन्यास कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 54 है, सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ था? 1907 में, 1918 में, 1920 में या 1934 में? प्रेमचंद के सभी उपन्यासों के सन आपको जरूर याद रखने हैं, आप लोग उसे याद करिएगा। प्रश्न संख्या 54 का राइट आंसर है 1918। सेवा सदन 1918 में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 55 बताइए, सामाजिक उपन्यास अमर बेल के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, हिमांशु जोशी, रांगे राघव। प्रश्न संख्या 55 का उत्तर बताइए, सामाजिक उपन्यास अमर बेल के लेखक कौन है? सही उत्तर है इसका वृंदावन लाल वर्मा। ये ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं, लेकिन इनका ये उपन्यास अमर बेल एक सामाजिक उपन्यास है। प्रश्न संख्या 56 है, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? प्रेमचंद जी की, वृंदावन लाल वर्मा की, उपेंद्रनाथ अस्क की या कमलेश्वर जी की? सुबह दोपहर शाम किसकी प्रसिद्ध रचना है? सही उत्तर है इसका कमलेश्वर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 के बाद प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। मुझे चांद चाहिए की रचनाकार कौन है? मुझे चांद चाहिए किसकी रचना है? इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगी उसमें मैं थोड़े कठिन प्रश्नों को रखने वाली हूँ। अभी तो इसको ही हल करिए और 100 से ज़्यादा प्रश्न हल करिए। प्रश्न संख्या 57 का सही उत्तर है मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा की रचना है। इस उपन्यास पर इन्हें 1996 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, यह भी याद रखिएगा। 1996 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था मुझे चांद चाहिए रचना पर। प्रश्न संख्या 58 है, लड़ाई के नाटककार कौन है? लड़ाई एक नाटक है और इसके नाटककार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उपेंद्रनाथ अस्क, राम कुमार वर्मा या मोहन राकेश? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। लड़ाई का प्रकाशन वर्ष कब है? 1979 1979 में। ठीक है। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध इनका नाटक है बकरी, यह भी पूछा जाता है कि किसका है और बहुत ही प्रसिद्ध है। आपको इसको पढ़ने में भी मजा आएगा, इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छा नाटक है। 1974 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। प्रश्न संख्या 59 है, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विषयस्य विस्मौसधम, बादशाह दर्पण और पद्मावती। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? सही उत्तर है इसका पद्मावती। पद्मावती जो है भारतेंदु की रचना नहीं है, यह माइकल मधुसूदन का बंगला नाटक है और इसका हिंदी अनुवाद बालकृष्ण भट्ट ने 1878 में किया था। ठीक है, हिंदी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा इनमें से कौन सी है? उपन्यास, कहानी, नाटक या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 है, हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? लक्ष्मीनारायण मिश्र, लक्ष्मीनारायण लाल, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र या मोहन राकेश? यहाँ ये मिश्र और लाल दोनों हो तो बहुत ही ध्यान से आप जवाब दीजिएगा। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? सही उत्तर है इसका लक्ष्मी नारायण मिश्र। इन्हीं का एक बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचना है सिंदूर की होली। इसके अलावा सन्यासी इनका पूछा जाता है और मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर इत्यादि इनके नाटक जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं और पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 62 है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आहुति, हरि कृष्ण प्रेमी, मुक्ति रहस्य लक्ष्मीनारायण लाल, विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट, कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर।
कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। सही उत्तर है ऑप्शन बी मुक्ति रहस्य। अभी हमने देखा कि यह लक्ष्मी नारायण लाल नहीं, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। प्रश्न संख्या 63 का उत्तर दीजिए। स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसका है? रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? धातुसेन का, स्कंदगुप्त का, भट्टारक का या कुमारगुप्त का? आपको बताना है यह कथन किसका है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया नाटक है स्कंदगुप्त और यह कथन भट्टारक का है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें रचनाकार कौन है? भुवनेश्वर, उदयशंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, रामकुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह है, किसका है? सही उत्तर हो जाएगा रामकुमार वर्मा। इनके एकांकी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, दीपदान तो बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी हैं, तो इनको जरूर आप लोग याद रखिएगा। आते हुए प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। प्रश्न संख्या 65 है। आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पारिवारिक विघटन की गाथा है, स्त्री पुरुष के बीच तनाव और लगाव और तनाव का दस्तावेज है, मानवीय संतोष के अधूरेपन का खुला रेखांकन है और अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्य कृति है। कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्य कृति है। यह गलत है, पर्याप्त रंग निर्देश हैं इसमें। प्रश्न संख्या 66 है। सैद्रंध्री के रचनाकार कौन है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या नरेश वर्मा? सैरंध्री किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा इसका मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 67 है। न खास हिंदी न खास उर्दू, जवान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन किसका है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह या जॉर्ज ग्रियर्सन? न खास हिंदी न खास उर्दू, जवान गोया मिली जुली हो। यह कथन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 बताइए। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि, हेमचंद, ज्योतिश्वर ठाकुर या दामोदर शर्मा? उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है और यह है दामोदर शर्मा का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 बताइए। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले, धूमिल या लीलाधर जगोड़ी? नाटक जारी है किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका लीलाधर जगोड़ी। प्रश्न संख्या 70 बताइए। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह। अगले ऑप्शन देखते हैं। इसके अलावा ऑप्शन में है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या अरुण कमल। अपनी केवल धार किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका अरुण कमल। प्रश्न संख्या 71 बताइए। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? बोधिसत्व की, विनोद कुमार शुक्ल की, उदय प्रकाश की या अरुण कमल की? नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? सही उत्तर है इसका अरुण कमल की। प्रश्न संख्या 72 है। लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? मणि मौधिकर की, लीलाधर जगूड़ी की, सौमित्र मोहन की या मंगलेश डबराल की? सही उत्तर है इसका सौमित्र मोहन की। प्रश्न संख्या 73 है। नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया? अज्ञेय के द्वारा, मुक्तिबोध के द्वारा, मलयज के द्वारा या शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा? नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया? सही उत्तर है अज्ञेय के द्वारा। नई कविता शब्द का प्रथम प्रयोग यानी पहली बार प्रयोग अज्ञेय ने एक रेडियो वार्ता में किया था, जो कि बाद में नए पत्ते के जनवरी फरवरी 1953 के अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था।
प्रश्न संख्या 74 है, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? नई कविता की, प्रगतिवाद की, दलित विमर्श की या छायावाद की? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, नई कविता की। प्रश्न संख्या 75 है, ये उपमान मैले हो गए हैं, माफ करिएगा, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। यह पंक्तियां किस कवि की हैं? शमशेर बहादुर सिंह, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती या अज्ञेय की? किसकी पंक्तियां हैं यह? ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। और सही उत्तर है इसका अज्ञेय की कविता की पंक्तियां हैं यह। बासन का अर्थ होता है बर्तन, और मुलम्मा जो उस पे पॉलिश लगी होती है उसको बोला जा रहा है। प्रश्न संख्या 76 है, निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? संशय की एक रात, आत्मजयी, अंधा युग या मुक्ति प्रसंग? सही उत्तर है आत्मजयी। कमेंट करके बताइए किसकी रचना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 77 देखिए, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? अज्ञेय की, मुक्तिबोध की, गिरजा कुमार माथुर की या दिनकर जी की? किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कही जाती हैं? सही उत्तर है इसका मुक्तिबोध की। प्रश्न संख्या 78 है, प्रयोगवाद के जन्मदात्री पत्रिका कौन है? ताड़ सप्तक, प्रतीक, नए पत्ते, नई कविता? प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कहा जाता है ताड़ सप्तक को। प्रश्न संख्या 79 देखिए, गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? गीत फरोश कविता है और आपको बताना है इसमें कवि क्या कहना चाहता है। कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं, दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है, कवि पैसे के लिए गीत लिखता है, कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होता जा रहा है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश हैं। प्रश्न संख्या 80 है, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है? छड़वाद, बौद्धिकता, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग या दुखवाद? प्रयोगवाद की प्रवृत्ति इसमें से कौन सी नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग प्रयोगवाद में नहीं हुआ है। नए नए उपमानों का प्रयोग हुआ इस प्रयोगवाद में। प्रश्न संख्या 81 है, हिंदी कविता में फैंटेसी के मुखर प्रयोक्ता कौन माने जाते हैं? शमशेर बहादुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञेय या मुक्तिबोध? हिंदी कविता में फैंटेसी के मुखर प्रयोक्ता कौन माने जाते हैं आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की फैंटेसी की एक परिभाषा भी है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। मुक्तिबोध ने कहा है कि फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौण और प्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही यह भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि जिस विधान में उस विधान ही के नियम होते हैं। तो यह फैंटेसी के लिए मुक्तिबोध का कथन था। प्रश्न संख्या 82 बताइए, इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है और कौन है? इसमें से आंगन के पार द्वार, धरती, ऐसा कोई घर आपने देखा है और सदा नीरा। अज्ञेय का इनमें से कौन सा नहीं है बताना है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, धरती। धरती किसका है? त्रिलोचन का। त्रिलोचन शास्त्री जो है उनका उनकी रचना है यह। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 83 है, उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं? इसको छोटा करना पड़ेगा, इधर आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है, शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं, और उर्वशी मानवी है।
बी ऑप्शन है उर्सी मानवी है, सी ऑप्शन है उर्सी कहती है यह देह भाव भ्रांति है, और ऑप्शन डी है पुरुरवा के अनुसार मत्स्य मानव को देवता कहा जा सकता है। आपको सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, यानी कि ए और सही सही है। सी कथन है उर्वशी कहती है यह देव भाव भ्रांति है, यह देह भाव भ्रांति है, और ऑप्शन ए कह रहा है कि शक्तिशाली और दुर्दुष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। ठीक है, तो यह कथन था यह प्रश्न था प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 84 बताइए, दिनकर की काव्य कृति रश्मि रथी में रश्मि रथी कौन है? कृष्ण है, पुरुरवा है, कर्ण है या परशुराम जी हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्ण। रश्मिरथी एक खंड काव्य है, यह याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 85 बताइए, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? नई कविता, प्राचीन काव्य, अकविता या ताड़ सप्तक? प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका नई कविता। प्रश्न संख्या 86 है, कवि और कविता का नाम बताना है। मृत्यु तुम्हारा, गरल दंत, कंचुक, कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर, वक्र, कुंडल, दिगमंडल किस कविता से है और किस कवि की है? अज्ञेय की विवर कविता से, पंत की परिवर्तन कविता से, निराला के कल्पांतर कविता से या मुक्तिबोध के गरल दंत कविता से? सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। कवि और कविता का नाम बताना है। कविता है यानी कि पंक्ति है, मृत्यु तुम्हारा, गरल दंत, कंचुक, कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर, वक्र, कुंडल, दिगमंडल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी पंत, पंत और परिवर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 87 है, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र और रामस्वरूप चतुर्वेदी। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? सही उत्तर है इसका डॉक्टर माफ कीजिएगा ऑप्शन ए नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 88 है, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। उपयुक्त काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? श्रद्धा का, चिंता का, लज्जा का या आशा का? जयशंकर प्रसाद की कामायनी से यह पंक्तियां हैं और आपको बताना है कि यह इसमें किसका वर्णन किया गया है, किस सर्ग से यह पंक्तियां हैं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी लज्जा सर्ग से यह पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 89 बताइए, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है? शुक्ल का, महादेवी वर्मा का, पंत का या जयशंकर प्रसाद का? काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। सही उत्तर है इसका जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न संख्या 90 है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? तुलसीदास और जागो फिर एक बार की, सरोज स्मृति और जागो फिर एक बार की, जागो फिर एक बार और बादल राग की, तुलसीदास और सरोज स्मृति की। रामविलास शर्मा ऐसा मानते हैं कि राम की शक्ति पूजा में दो कविताओं का सार तत्व है, और वे कविताएं कौन हैं? बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए यानी 2025 में 1 जनवरी से हिंदी साहित्य के इतिहास की नई क्लासेस शुरू करूंगी, जो कि जीरो लेवल से होंगी। एकदम स्टार्टिंग से हम हिंदी साहित्य के इतिहास को शुरू करेंगे, और जैसे ही एक टॉपिक खत्म होगा उस पर हम लोग प्रश्नोत्तरी करेंगे। कम से कम 100 प्रश्नों की, अधिक प्रश्न हो सकते हैं लेकिन कम से कम 100 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी कराऊंगी। तो चैनल से जुड़ जाइएगा, आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो सही उत्तर है इसका तुलसीदास और सरोज स्मृति। रामविलास शर्मा ऐसा मानते हैं कि राम की शक्ति पूजा में तुलसीदास और सरोज स्मृति इन दो कविताओं का सार तत्व है।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 91, हालावाद के प्रवर्तक कौन हैं? नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्लांचल, जगदीश गुप्त, हरिवंश राय बच्चन। सही उत्तर है इसका हरिवंश राय बच्चन। हालावाद कब से शुरू होता है? तो यह शुरू होता है 1933 ईस्वी से। ठीक है। प्रश्न संख्या 92 है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काम पंक्ति किस कृति की है? चांद का मुंह टेढ़ा, कामायनी, साकेत या यामा से। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। सही उत्तर है ऑप्शन सी कामायनी। कामायनी की श्रद्धा सर्ग की यह पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 93 है, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, रामविलास शर्मा का, या अगला ऑप्शन देखते हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। सही उत्तर है इसका डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। प्रश्न संख्या 94 का उत्तर बताइए। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, यह कथन किसका है? सुमित्रानंदन पंत का, डॉक्टर नगेंद्र का, नंद दुलारे वाजपेयी का, या नामवर सिंह का। सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 95 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही मिलाए गए हैं? विष्णुप्रिया खंड काव्य, सिद्धराज खंड काव्य, साकेत महाकाव्य, जय भारत मुक्तक काव्य। कौन से खंड सही मिलाए गए हैं आपको बताना है। सही की बात करें तो विष्णुप्रिया खंड काव्य है, सही है। सिद्धराज खंड काव्य है, ये भी सही है। साकेत महाकाव्य है, ये भी सही है। लेकिन जय भारत मुक्तक काव्य नहीं है, यह खंड काव्य है, तो ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 है, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका से इन्होंने इस साफ सफाई का काम शुरू किया था। प्रश्न संख्या 97 है, श्रीधर पाठक द्वारा रचित इनमें से कौन सी रचना नहीं है? वैदेही वनवास, बाल विधवा, जॉर्ज वंदना, भारतोत्थान। सही उत्तर है वैदेही वनवास। प्रश्न संख्या 98 है, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, नवगीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना, या भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय प्रदान करना। सही उत्तर दीजिए इसका। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैश्वारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? भारतेंदु जी से, बालकृष्ण भट्ट से, प्रेमघन से, या प्रताप नारायण मिश्र से। सही उत्तर है इसका प्रताप नारायण मिश्र से। प्रश्न संख्या 100 है, ऐसे जो मैं जानतो की जय है तो विषय के संग ऐरे मन मोरे हाथ पाए तेरे तोड़ते, किसका कथन है? देव का, भूषण का, मतिराम का, या चिंतामणि का। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न हो गया आप लोगों के लिए। सही उत्तर है इसका देव। देव की पंक्तियां हैं यह। प्रश्न संख्या 101 देखिए, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या है? नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन, शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष विवेचन। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति इनमें से कौन सी रही है?
सही उत्तर है इसका नायिका भेद और रस विवेचन। प्रश्न संख्या 102 देखते हैं। सुजान चरित के रचयिता कौन है? घनानंद, बोधा, सूदन, मतीराम। सुजान चरित किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका सूदन। सूदन की रचना है यह। प्रश्न संख्या 103 है। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? रसलीन, मुबारक, बेनी प्रवीण, राम सिंह। सही उत्तर है इसका रसलीन। रसलीन की रचना है। प्रश्न संख्या 104 है। भिखारीदास की रचना इनमें से कौन सी है? काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, चिंतामणि, रस विवेक। सही उत्तर है इसका काव्य निर्णय। भिखारीदास की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है यह। प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। कीनो कीने कूं माफ करिएगा कीने हूँ कोरिक जतन अब कहीं काढ़े कौन, मो मन मोहनु रूप मिली पानी में को लौन। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। कृष्ण की रूपाशक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है, या कोरिक का अर्थ कचोटना है। इनमें से आपको कोड का चयन करना है कि कौन कौन सा सही है। सही उत्तर की बात करें तो इसमें ए सही हो जाएगा और बी भी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है और इसमें नायिका यह भी कह रही है कि नायिका का मन रूपी सरोवर जो है कृष्ण के लावण्य के पानी में नमक की तरह घुल गया है, तो दोनों को अलग करना बहुत ही कठिन हो गया है। यह दोहा किसका है? तो यह बिहारी का दोहा है, इसको भी याद रखिएगा, कभी पूछ ले कि किसका दोहा है। प्रश्न संख्या 106। श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? द्विजदेव, चिंतामणि, देव या रत्नाकर। श्रृंगार लतिका किसकी रचना है? सही उत्तर है ऑप्शन ए द्विजदेव। प्रश्न संख्या 107 है। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहकर पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा था? जगत विनोद, राम रसायन, हिम्मत बहादुर, प्रबोध पचासा। नाम से ही पता चल रहा है जगत विनोद जगत सिंह के आश्रय में रहकर इन्होंने लिखा था। प्रश्न संख्या 108 है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। यह कथन मूलतः किस विद्वान का है? शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का या डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। सही उत्तर है इसका आचार्य शुक्ल जी का। शुक्ल जी के कथन हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो शुक्ल जी की बुक अगर आपके पास हो तो उसको कम से कम 10 बार पढ़िए। प्रश्न संख्या 9 है। तुलसी गंग दुए भय सुकविन के सरदार कविवर गंग के संबंध में यह कथन किसका है? केशवदास, बनारसी दास, सेनापति, भिखारी दास। सही उत्तर है भिखारी दास। भिखारी दास की पंक्तियां हैं और इसमें इन्होंने तुलसीदास को और कवि गंग को दोनों को सुकवियों का सरदार कहा है। प्रश्न संख्या 110 है। लोग हैं लागी कवित्व बनावत मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। यह पंक्ति किसकी है? केशवदास की, मतीराम की, नंददास की या घनानंद की। सही उत्तर है इसका घनानंद की। प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं। प्रश्न संख्या 111 है। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के संबंध में है? कबीरदास, तुलसीदास, भारतेंदु या घनानंद। अच्छा, शुक्ल जी के ऐसे कथन जिनमें उन्होंने प्रशंसा भी की है या आलोचना भी की है लेकिन नाम नहीं आया है, ऐसे कथन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे कथनों को देकर पूछा जाता है कि शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के लिए है, किसके बारे में इन्होंने कहा है। यह कथन है घनानंद के बारे में इन्होंने कहा है।
तो शुक्ल जी के ऐसे कथन को आप लोग याद रखिएगा जिनमें उन्होंने सीधा सीधा नाम नहीं लिया है। प्रश्न संख्या 112 है, रसमंजरी किस कवि की कृति है? केशवदास, भूषण, नंददास या चित्स्वामी? रसमंजरी किस कवि की कृति है? सही उत्तर है नंददास। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 113, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, काजो बहुते भिंदी भाख्यो। यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? नूर मोहम्मद, इंद्रावती, उस्मान, चित्रावली, नूर मोहम्मद, अनुराग बासुड़ी या कासिम शाह, हंस जवाहिर? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है यह। सही उत्तर है नूर मोहम्मद अनुराग बासड़ी। यह एक मुस्लिम कवि थे और मुसलमानों से इन्हें काफ़ी विरोध झेलना पड़ा था कि मुस्लिम होकर हिंदी में रचना कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा था कि मैं हिंदू मग पर पाँव नहीं रखूंगा, लेकिन क्या हो गया अगर मैं हिंदी में रचना कर रहा हूँ तो ये भाषा ही तो है, तो फिर उसमें रचना करने में क्या बुराई है। ठीक है। प्रश्न संख्या 114 है, इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि कौन नहीं है? मलूकदास, धर्मदास, रैदास या परमानंद दास? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि संत कवि इनमें से कौन नहीं है? सही है परमानंद दास, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, ज्ञानदीप के रचयिता कौन है? मंझन, उस्मान, कुतुबन, शेख नबी? ज्ञानदीप के रचयिता कौन है? सही उत्तर है शेख नबी। शेख नबी की रचना है और बार बार परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। प्रश्न संख्या 116 है, तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें यानी कि कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर के संबंध में यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, राहुल संकृत्यायन का या माता प्रसाद गुप्त का? सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। ध्यान दीजिएगा शुक्ल जी ने कबीर पर कोई भी स्वतंत्र रचना नहीं की है। प्रश्न संख्या 118 है, दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? यानी कि मैं राम नाम का मर्म जानता हूँ, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोकों में होता है और दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर है मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। ये आना शब्द का अर्थ कुछ और है। ठीक है, आना यानी अन्य। अगला प्रश्न है 118, कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? नाभादास, धर्मदास, आनंददास, सुंदरदास? कबीर परिचय किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसमें कबीर से के जीवन के बारे में हमें देखने को मिलता है। कबीर परिचय रचना में 118 का उत्तर दीजिए। सही उत्तर है इसका अनंतदास की रचना है। प्रश्न संख्या 119 है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या द्वैतवाद? सही उत्तर हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। प्रश्न संख्या 120 है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य इनमें से कौन सा है? वडरत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल, स्थूली भद्र रास? सही उत्तर है राउल बेल। प्रश्न संख्या 121 है, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? पद्मिनी, संयोगिता, कमलिनी, चंद्रिका? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, राइट आंसर है संयोगिता। अगला प्रश्न है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस ग्रंथ के लिए है? पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, हमीर रासो या खुमान रासो? सही उत्तर है इसका पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लिए इन्होंने कहा है। भाषा के संबंध में इस रचना को यह सही नहीं मानते हैं।
प्रश्न संख्या 123 है, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? भरत मुनि ने, पतंजलि ने, शेखर ने, राजशेखर ने या भामा ने? अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, पतंजलि ने। प्रश्न संख्या 124 देखते हैं। सूची में अंकित नामों को सूची 1 से सूची 2 में हमें मिलाना है। एक तरफ रचनाकार है और एक तरफ नाम है। सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल और आदिकाल। सिद्ध सामंत काल की बात करें तो यह कहा था राहुल सांकृति यायन ने, ठीक है। और चारण काल किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। उसके बाद बात करें प्रारंभिक काल की तो यह कहा था मिश्र बंधुओं ने और आदिकाल कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। प्रश्न संख्या 25 है और इस प्रैक्टिस सेट का यह अंतिम प्रश्न है। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और कितने प्रश्न सही हुए यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। 100 से ज़्यादा प्रश्न सही हुए तो बहुत ही अच्छी बात है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका में लिखा गया था? सही उत्तर है हिंदी शब्द सागर। तो इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।